हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे मगध महाजनपद के बारे में और साथ में मगध का एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष या उदय कैसे हुआ, इस संबंध में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद के बारे में डिटेल में विस्तार से जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूं कि वो सारी बातें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आज के इस क्लास में हम सब वास्तव में प्राचीन भारत के इतिहास का ही नहीं, अगर हम आज तक के भारत के इतिहास की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या कि कॉन्सेप्ट ये है, जब हम ये कहते हैं कि संपूर्ण भारत, ठीक है, पूरे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है, ठीक है। पूरे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में इसका मतलब क्या होता है? हम संपूर्णता, भारत की पूर्णता की बात कर रहे हैं, भारत की टोटलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बार हिंदुस्तान में शुरू से ही भारत का वर्तमान जो नक्शा है वैसा ही नक्शा रहा होगा, या फिर जो भारत का वर्तमान समय में जो एक राष्ट्र के रूप में उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जैसा आज है वैसा शुरू से ही रहा होगा? ऐसा तो नहीं है ना कहीं इसका मूल तो होगा, कहीं ना कहीं इसका रूट होगा, कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन होगा। तो उस ओरिजिन को अगर समझना है कि वर्तमान भारत की जो हम संपूर्णता की बात करते हैं, ये संपूर्णता की पहली जो कहानी है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो उस स्थिति में मगध महाजनपद का एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष का जो इतिहास है वो इतिहास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वास्तव में देखिए, इतिहास इसी बात की ही तो जानकारी देता है ना कि वर्तमान में जो कुछ हम हैं उसका कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा। अगर उस इतिहास को हम समझें तो हम मानव के विकास की एक जो निरंतर और एक क्रमिक जो उसका इतिहास है उस इतिहास का लेखन कार्य हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे मगध महाजनपद के विभिन्न शासकों का और उन शासकों का मगध महाजनपद का एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जो है इस बात को समझें। तो देखिए यहां पर हमने पहले से कुछ भी नहीं लिखा है, हमने ये सोचा कि ऑनलाइन क्लास में हम कैसे ऑफलाइन क्लास का एक वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम वही काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो है वो क्या है कि काम करेंगे, उसी तरह से पढ़ाने की पद्धति का पालन करेंगे जैसे हम ऑफलाइन में करते हैं, ठीक है। कि हम आते हैं, पहले से कुछ भी नहीं लिखा होता है, जो कुछ भी होता है बस एक्सटेम्पोर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं बीच में ही लिखूंगा, ठीक है, और वो डायग्राम वगैरह आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। मगध हो जाएगा, ठीक है, मगध हो जाएगा। इसके बाद यहां पर कितने वंशों ने शासन किया? क्रमशः 3 वंशों ने, ठीक है। और वो 3 वंश कौन कौन सा हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा, ठीक है, हर्यक वंश। इसके बाद दूसरा हो जाएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा नंद वंश, ठीक है, तीसरा हो जाएगा नंद वंश। इसके बाद हम सब जो है वो देखेंगे हर्यक वंश के जो महान शासक या शक्तिशाली पावरफुल जो शासक था वो शासक कौन कौन था। तो सबसे पहले बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है, बिंबिसार। इसके बाद अजातशत्रु दूसरा महत्वपूर्ण शासक। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण शासक है उदयन या इसे उदयभद्र भी कहा जाता है, ठीक है, इसे उदयभद्र भी कहा गया। शिशुनाग वंश के शासक का जहां तक सवाल है तो इसके 2 शासक इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग, और दूसरा हो जाएगा कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग और कालाशोक ये 2 शासक है। और नंद वंश के 2 शासक का नाम हो जाएगा महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद हो जाएगा। और दूसरा है घनानंद, ठीक है, घनानंद हो जाएगा। तो महापद्मनंद और घनानंद ये नंद वंश का 2 शासक हो जाएगा। और हर एक वंश का पहला शासक याद रखिएगा अपने अपने वंश का क्या है? संस्थापक, ठीक है। ये सब छोटे छोटे जो सवाल आते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप डिफरेंट एग्जाम्स को जो है वो दे रहे होते हैं, तो हर एग्जाम्स के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। लेकिन जो है वास्तव में देखा जाए तो क्या होगा कि यही जो है
यही सारे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। नंद वंश में महापद्मनंद जो है संस्थापक हो जाएंगे, इसके जो है ठीक है संस्थापक हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए हर्यक वंश, कुछ और जो है हम लोग फैक्ट्स की बात करें, हर्यक वंश को प्राचीन भारत के इतिहास में पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, पितृहंता वंश कहे जाने का जो कारण है वो कारण ये है कि इस काल के हर परवर्ती कालीन शासक ने अपने पूर्ववर्ती शासक पिता की हत्या करने के बाद गद्दी को प्राप्त किया, इसलिए वो वंश जो है वो क्या हो गया, पितृहंता वंश। तो एक सवाल ये पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश में देखिए नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और इस घनानंद की हत्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी और उसके बाद जो है नंद वंश के स्थान पर एक नए वंश की स्थापना की। उसी वंश को क्या कहा गया, उसी वंश को मौर्य वंश कहकर पुकारा जाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मौर्य वंश के जस्ट पहले मगध पर शासन किसका था, नंद वंश का, इसके पहले शिशुनाग, इसके पहले हर्यक वंश। यानी कि मगध में जिन वंशों ने शासन किया क्रमशः उसको क्रमिक रूप से सजाए। ठीक है, हर्यक वंश पहले हुआ, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश हो गया और इसके बाद मौर्य वंश हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक कौन था, ये हो गया। फिर तीसरी बात कि हर्यक वंश का या कौन सा ऐसा वंश है मगध का जिसे पितृहंता वंश कहकर पुकारा गया, तो वो है हर्यक वंश। और क्यों ऐसा कहा गया, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल के हर परवर्ती कालीन शासक ने अपने पूर्ववर्ती शासक पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद एक और बात समझिएगा कि एक सवाल ये कभी आया था कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख मगध का याद रखिएगा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख इसका कहां पे मिलता है, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए क्या है कि कुछ और बातें समझिए, कुछ और फैक्ट्स हम लोग समझेंगे कि बिंबिसार की अगर बात करें, बिंबिसार और अजात शत्रु। ठीक है, ये बिंबिसार अजात शत्रु, इसकी राजधानी क्या थी, राजगृह। ठीक है, राजगृह। जबकि उदयन की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और शिशुनाग की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, वैशाली। यानी कुछ समय के लिए वैशाली भी पूरे मगध महाजनपद की राजधानी बनी थी। ठीक है, राजगृह। ठीक है, राजगृह, इसका दूसरा नाम जो है गिरिव्रज भी है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, जो फैक्ट्स बता रहा हूं, राजगिरी का गिरिव्रज है। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम याद रखिएगा कुसुमपुर है। ठीक है, कुसुमपुर हो जाएगा, कुसुमपुर। ठीक है, इसी तरह से एक बात और समझिएगा कि दिल्ली का जो है प्राचीन नाम या एक अन्य नाम जो है योगिनीपुर है। ठीक है, पेशावर का पुरुषपुर, पाटलिपुत्र का कुसुमपुर। फिर से एक बार समझिएगा, पाटलिपुत्र का कुसुमपुर हो गया, दिल्ली का योगिनीपुर हो गया और इसी तरह से पेशावर का जो है पुरुषपुर। ये जो है बहुत बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बिंबिसार और अजात शत्रु, यहां पे हो गया पाटलिपुत्र शहर। पाटलिपुत्र शहर को राजधानी मगध की किसने बनाई, उदयन, और उदयन ने ही इस पाटलिपुत्र शहर का बसाया था, ये भी याद रखिएगा। यानी पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक जो है वो कौन हो जाएगा, उदयन या उदयभद्र। और इसमें एक सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वो कौन सा मगध का पहला शासक था जिसने कि पाटलिपुत्र जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, उसके सामरिक महत्व को सबसे पहली बार समझा था। यानी रणनीतिक दृष्टिकोण से या सामरिक दृष्टिकोण से जो पाटलिपुत्र क्षेत्र है उसका मगध महाजनपद के लिए क्या महत्व हो सकता है, इस बात को सबसे पहली बार जिस शासक ने समझा था उसका सही जवाब उदयन नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसका सही जो जवाब है वो जवाब होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु ने ही सबसे पहली बार पाटलिपुत्र क्षेत्र के महत्व को समझा था, लेकिन वह उसे एक शहर के रूप में तब्दील नहीं कर सका, परिवर्तित नहीं कर सका। ऐसा करने वाला जो शासक था वो उदयन या उदयभद्र था। ठीक है, इसके बाद देखिए शिशुनाग और बिंबिसार। बिंबिसार की बात अगर करें तो बिंबिसार की जो उपाधि है, ठीक है, इसकी उपाधि है श्रेणीय या श्रेणीय की। ठीक है, इसकी उपाधि है श्रेणीय या श्रेणीय। ठीक है, श्रेणीय या श्रेणीय उपाधि हो जाएगा। और अजात शत्रु की जो उपाधि थी वो उपाधि थी कोणिक, वो उपाधि हो जाएगी कोणिक की। ठीक है,
कुणिक की। इसके बाद देखिए महापद्मनंद ना, महापद्मनंद को कहा गया उग्रसेन, इसका दूसरा नाम उग्रसेन भी है, ठीक है। और घनानंद का दूसरा नाम अग्रमेश भी है, अग्रमेश या अग्रमेश, ठीक है, ये हो गया। और महापद्मनंद को भारत का प्रथम एकराट शासक कहा जाता है। ये अभी हम छोटा छोटा फैक्ट्स बता रहे, अभी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये प्रथम एकराट शासक भारत का है, भारत का प्रथम एकराट शासक, यानी कि एक विशाल साम्राज्य, एक विशाल क्षेत्र पर जो है इसने शासन किया, प्रथम एकराट शासक, ठीक है। उसके बाद घनानंद हो गया, अग्रमेश हो गया, ठीक है। और घनानंद की हत्या, ठीक है, इसी की हत्या कर चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। घनानंद की ही हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो एक बार फिर से इसके फैक्ट्स को जो है मैं रिमाइंड करा दूं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मगध में सबसे पहला जो सवाल आता है वो सवाल यही आता है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी पुस्तक में हुआ है। उसका सही जवाब है अथर्ववेद, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मगध पर शासन करने वाले इन वंशों को क्रम से सजाएं तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शेषुनाग वंश, फिर नंद वंश आएगा और इसके बाद फिर कौन आ जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा वंश है जिस वंश को पितृहंता वंश कहकर भी पुकारा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक वंश। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हर परवर्तीकालीन शासक ने पूर्ववर्ती शासक पिता की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद जो है हर्यक वंश में जो है वो क्या है कि कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन या उदयभद्र है। और यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक शासक का नाम है उदयन, ठीक है, और एक शासक का नाम है उदयन। यहां पे उदयन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर उदयन की बात आएगी तो वो मगध का शासक हो जाएगा, लेकिन अगर उदयन की बात आएगी तो वो वत्स महाजनपद का शासक हो जाएगा, ठीक है। वत्स महाजनपद का शासक जो है उदयन था, लेकिन जब उदयन की बात आएगी तो वो शासक कहां का हो जाएगा, मगध का। और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को जो है वो क्या है कि बसाया था, ठीक है। बिंबिसार की उपाधि क्या थी, श्रेणीय या सेणीय, जबकि अजातशत्रु की उपाधि कुणिक थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में जो कह सकते हैं उसके समय में मगध की राजधानी जो है राजगृह थी, और राजगृह को वास्तव में गिरिव्रज, ठीक है, उसका दूसरा नाम गिरिव्रज था। और राजगृह 5 पहाड़ियों से, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर था, ठीक है। उसमें वैहार, उसके बाद जो है वराह हो गया, इसके बाद ऋषिगिरी, चैत्यक हो गया, ठीक है। इसके बाद वृषभ, ठीक है। वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरी और चैत्यक, इन 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और इन्हीं 5 पहाड़ियों में एक पहाड़ी का नाम क्या था, वैहार। और इसी वैहार के सप्तपर्णी गुफा में भारत के अंदर जो है महात्मा बुद्ध की, बौद्ध धर्म की जो 4 संगीति हुए थे उसमें पहली संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है कि राजगृह जो है राजगृह हो जाएगा, इसका दूसरा नाम गिरिव्रज हो जाएगा, गिरिव्रज, ठीक है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर हो जाएगा। और ये 5 पहाड़ी जो है वो कौन कौन सा है, वैहार, वैहार, इसके बाद वराह, ठीक है, वैहार, वराह, इसके बाद वृषभ, वृषभ, ऋषिगिरी, ऋषिगिरी, तथा क्या हो जाएगा, चैत्यक, ठीक है, तथा चैत्यक, चैत्यक हो जाएगा, ठीक है। और इसी वैहार की सप्तपर्णी गुफा में, इसी वैहार की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ।
तो राजगिरी के बारे में याद रखिएगा, राजगिरी का दूसरा नाम गिरिव्रज है और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था और ये 5 पहाड़ी का नाम था वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरी तथा चैत्य। ये पाषाण काल से आजादी तक वाली पुस्तक में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो सब जरूर देख लीजिएगा। और वैहार की जो है वो क्या है कि वैहार के अंदर ही, यानी वैहार नामक जो पहाड़ी था उसी के अंदर ही सप्तपर्णी गुफा था और इसी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के समय में, अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, तो मगध हो गया, हर्यक वंश, शिशुनाग, ये हो गया बिंबिसार की राजधानी जो है राजगिरी थी। इसके बाद जो है उदयन ने ना सिर्फ पाटलिपुत्र शहर को बसाया बल्कि जो है उसकी राजधानी बनाई, मगध की राजधानी बनाई। यानी कि पाटलिपुत्र जो शहर है उस शहर के का संस्थापक जो है, इसलिए यहां पर एक चीज और लिख लीजिएगा, संस्थापक स्वयं उदयन ही था। ठीक है, इसका जो संस्थापक पाटलिपुत्र शहर का था वो स्वयं उदयन ही था। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि शिशुनाग के समय में मगध की राजधानी क्या थी, वैशाली हो गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद महापद्मनंद की जो मतलब अन्य नाम, उसका जो दूसरा नाम है उग्रसेन, घनानंद का अन्य नाम अग्रमेश हो गया। महापद्मनंद को भारत का प्रथम एक राट शासक कहा जाता है और हर्यक वंश का पहला शासक जो है वो क्या हो जाएगा, इस वंश का संस्थापक हो जाएगा। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हम लोग बात बढ़ाते हैं कुछ और जो है कि इसमें देखिए कुछ बात समझिएगा कि मगध महाजनपद के साम्राज्य विस्तार में किसका क्या योगदान है, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, अब इसमें समझना है, इसमें यह समझना है कि कौन से वंश के शासक का क्या क्या रोल रहा। हर्यक वंश में 2 शासक को हम देखेंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु। बिंबिसार, अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश का तो इसमें जो है एक शासक को देखेंगे, शिशुनाग का। ठीक है, इसके बाद तीसरा हो जाएगा नंद वंश और इसमें एक शासक को देखेंगे, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद देखेंगे। ठीक है, और यहां पर अभी मोटे तौर पे लिख लें कि बिंबिसार ने किसको मिलाया था, अंग का विजय किया। अजातशत्रु ने, आप इसको समझ जाइए कि काशी व किसको, वज्जी को मिलाया। शिशुनाग ने किसको मिलाया, अवंती को मिलाया। जबकि महापद्मनंद ने किसको मिलाया, कलिंग को मिलाया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है कि मगध के साम्राज्य विस्तार में किस किस शासक का क्या क्या योगदान रहा। तो हमने सबसे पहले हर्यक वंश में 2 शासक के बारे में बताया, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। बिंबिसार ने अंग का विजय किया जबकि अजातशत्रु ने काशी और वज्जी को मिलाया। इसी प्रकार शिशुनाग वंश ने शासक ने क्या किया, उसने अवंती को मिलाया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है, इसको इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अवंती जो है वो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आया था। सबसे बड़ा जो अवरोध है उस अवरोध को किसने उत्पन्न किया, जब भी सवाल पूछा जाएगा ध्यान रखिएगा वो सही जवाब उसका हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा अवंती को किसने मिलाया, शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने मिलाया और साथ में कि मगध महाजनपद ने बहुत आसानी से अपना काम कर रहा था, साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, दूरदर्शितापूर्ण नीति का पालन
कर रहा था, डिप्लोमेटिक नीति का पालन कर रहा था। लेकिन क्या है कि इसके बावजूद भी सबसे बड़ा जो अवरोध उसके मार्ग में बनकर आया था वो अवंती था। और क्यों आया था? इसलिए आया था क्योंकि इस समय तक जाते जाते लोहे का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था, और लोहा जिसके पास होता वो उतना ही शक्तिशाली जो है समझा जाता था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज समझा जाता है कि स्टील जिस देश के पास जितना ज्यादा होगा वह देश उतना ही पावरफुल होगा, उस समय ये समझा जाता था कि जिस देश के पास जितना ज्यादा लोहा होगा वह उतना ही पावरफुल होगा। तो मगध जो है वो क्या है कि लौह संसाधन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक रिच महाजनपद माना जाता था। लेकिन मगध के बाद दूसरा जो है ऐसा महाजनपद जो लौह संसाधन के दृष्टिकोण से शक्तिशाली था वो अवंती महाजनपद था। और उसके इसी विशेषता के कारण कह सकते हैं कि अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हमेशा जो है रोड़ा बनकर आया। लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना था कि मगध में क्या होता था कि एक शासक, एक शक्तिशाली शासक की जब डेथ होती थी तो उसका स्थान लेने वाला दूसरा शासक भी पावरफुल होता था, फिर उसकी डेथ होती थी, तीसरा स्थान लेने वाला शासक भी पावरफुल होता था। यानी कि मगध में एक जो विशेषता थी जो अन्य महाजनपदों से उससे और भी डिफरेंट बनाती थी वो यही कि मगध में जो महान शासक है उन महान शासकों की एक लंबी श्रृंखला रही। इसमें मतलब आप इसी बात को समझ लीजिए कि अंग्रेज ही क्यों हिंदुस्तान को जीत गए, क्यों नहीं पुर्तगाली, क्यों नहीं फ्रांसीसी। तो इसका एक बहुत सारे कारण है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों का जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास महान शासकों की एक लंबी श्रृंखला थी। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर जो आप चलते रहिए, अगर 1857 के विद्रोह तक ही देखिए अगर आप, तो लॉर्ड कैनिंग तक जो है, लॉर्ड डलहौजी हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, फिर जो है बहुत सारे जो है रॉबर्ट क्लाइव हो गया, ठीक है, इसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, ठीक है, इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली हो गया, बहुत तरह के जो है वो क्या है, तो वो सब के सब महान शासक थे। लेकिन अगर फ्रांसीसी गवर्नर की बात करें तो फ्रांसीसी में एक ही गवर्नर आपको याद होगा, डुप्ले, और ज्यादा आप पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे तो आपको जो है गोडेहू याद आ सकता है। पुर्तगाली में भी जो है आप किसको बात कर सकते हैं, अल्बुकर्क की बात कर सकते हैं। फ्रांसीसी जो है वो क्या है कि डी अल्मीडा, ठीक है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ा और ज्यादा जानते होंगे तो नीनो डी कुनहा की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब, लेकिन इससे ज्यादा आपके पास उन सभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के मतलब जो है उसके अतिरिक्त जो कंपनी थी यूरोपीय कंपनी, उन यूरोपीय कंपनियों में आप 2-4 शासकों के अतिरिक्त किसी और शासक के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं। ज्यादा वास्तव में है ही नहीं तो आप जानोगे क्या, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो ज्यादा पावरफुल दिखता है, महान शासकों की एक लंबी श्रृंखला दिखती है। तो सेम चीज यहां पर भी है। अगर अवंती पावरफुल महाजनपद तो था, लेकिन क्या था, उसके पास चंड प्रद्योत के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, उसके पहले कोई पावरफुल शासक नहीं था। लेकिन मगध में क्या था, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन को मैंने पहले यहां पे नहीं लिखा है, और उदयन को यहां पे इसलिए नहीं लिखा कि उसने किसी क्षेत्र को नहीं जीता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि बिंबिसार और अजातशत्रु ने जो क्षेत्र जीत कर उसे दिए थे उसको उसने संभाले रखा। यहां तक कि उसने राजधानी के तौर पे जो है उसने क्या किया, पाटलिपुत्र शहर को बसाया। तो पाटलिपुत्र शहर को बसाया तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मगध महाजनपद की जो ताकत है वो ताकत जो है वो काफी बढ़ गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है कि अब यहां पर इस बात को समझना है कि बिंबिसार ने कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किया। लेकिन इसके पहले जो है यहां पर एक नक्शा मैं आपको रफली जो है वो बता दूं कि क्या क्या किसका किसका क्या योगदान रहा, ठीक है ना। ठीक है, ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र मान लीजिए, अंग है, मगध है, काशी है, वत्स है, ठीक है, वज्जी है, मल्ल है, इसके बाद सूरसेन है, कुरु है, पांचाल है, कौशल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मत्स्य हो जाएगा, इधर हो जाएगा अवंती, चेदी हो जाएगा, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अश्मक हो जाएगा, और पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में 2 महाजनपद है, गांधार और कंबोज, ठीक है, गांधार और कंबोज महाजनपद हो जाएगा। तो ये क्या है कि शक्तिशाली मतलब जो 16 महाजनपद है उन 16 महाजनपदों के बारे में आपको रफली हमने बताया, ठीक है। यहां पे देखिए जिसका इसके नाम की जरूरत है ये अंग है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मगध। इसके बाद ये हो जाएगा अवंती, ठीक है, इसके बाद ये है वज्जी, वज्जी हो जाएगा, ये है कौशल,
ये है कौशल महाजनपद, ये है मत्स्य हो जाएगा, ये सूरसेन, कुरु, पांचाल हो जाएगा, और ये है आपका जो है ये काशी हो जाएगा, ठीक है, ये काशी हो जाएगा। और ये जो महाजनपद है ये है वत्स, वत्स हो जाएगा, ये गांधार और कंबोज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावरफुल जो महाजनपद है, उस पावरफुल महाजनपद की बात करें तो एक मगध हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पावरफुल महाजनपद कौशल हो जाएगा, तीसरा पावरफुल महाजनपद जो है अवंती हो जाएगा। और ये सब के सब क्या थे? साम्राज्यवादी थे, सब के सब साम्राज्यवादी थे और साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। और यही कारण है कि इन तीनों के बीच में आपस में तनातनी जो है हमेशा बना रहता था। देखिए ये एकदम स्वाभाविक है कि अगर जैसे देखिए रूस और अमेरिका में तनातनी क्यों बना रहता है, अभी वही तनातनी शिफ्ट हो गया है अमेरिका और चाइना में जो है, यानी कि रूस का स्थान किसने ले लिया? एक तरह से चाइना ने, और अमेरिका अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल बना हुआ, एक ध्रुव अपना जो है वो पकड़े हुए है। दूसरे ध्रुव में पहले रूस हुआ करता था, रूस की 1991 के बाद की जो स्थिति आई वो कमजोर स्थिति थी, इस वजह से रूस जो एक प्रकार से हाशिए में चला गया। और रूस जब तक हाशिए में गया और चाइना का जब तक उदय नहीं हुआ तब तक वन पोलर पॉलिटिक्स था। पहले जो है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद से लेकर 1991 तक पूरे दुनिया में डाइपोलर पॉलिटिक्स था। दो राष्ट्रों की दादागिरी एक प्रकार से चलती थी, दोनों की कोशिशें होती थी कि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र को हम अपने पक्ष में कर सके। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति और सोवियत संघ के नेतृत्व में जो है कम्युनिस्ट होते थे, ठीक है। लेकिन 1991 में जब उसका विघटन हो गया तो अमेरिका जो है वो वन पोलर पॉलिटिक्स के रूप में जो है यूनिपोलर पॉलिटिक्स के रूप में जो है वो काम किया। लेकिन जब चाइना का उदय हुआ तो चाइना और अमेरिका के बीच तनातनी हो गई, ठीक है, तनातनी हो गई, यानी कि रसा का स्थान किसने ले लिया? चाइना ने। तो यहां पे ये जो तो जो भी साम्राज्यवादी होगा, जो भी इंपीरियलिस्टिक होगा, साम्राज्य विस्तार जिसकी नियति होगी, कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा जो है किसी ना किसी कलह में जो है फंसता रहेगा। और उसका वर्तमान समय में सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो चाइना है, ठीक है, चाइना है। तो यहां पर क्या है कि ये भी साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, अवंती भी करना चाह रहा है, कौशल भी करना चाह रहा है। लेकिन यहां पर यह समझना है कि जो मगध का शासक है वो उसका नाम क्या है? बिंबिसार। ये पहला शासक है जहां से मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत होगी। तो बिंबिसार क्या है कि वो एक साम्राज्यवादी शासक है जो अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में करना चाहता है। लेकिन वो क्या है कि वो इस बात को समझता है कि अगर साम्राज्य का विस्तार करना है तो उसे अपने क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में, इस दिशा में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। लेकिन पड़ोस में एक शक्तिशाली महाजनपद और भी था, यद्यपि इन तीनों के समान पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पड़ोस में कुछ ना कुछ तो ताकत रखता था। तो बिंबिसार ये सोचता है कि अगर हम इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे तो हमें मगध को छोड़कर निकलना पड़ेगा। तो हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अंग कहीं मगध को अपने कब्जे में ना कर ले, इसलिए वो क्या चाहता है? इसलिए वो ये चाहता है कि मगध को, मतलब जो है क्या है कि अन्य क्षेत्र में जाने के पूर्व जो अंग महाजनपद है उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना ले। लेकिन इस बात को भी बेहतर तरीके से जानता है कि अगर वो डायरेक्ट इस पर हमला करेगा तो ये दोनों उसके खिलाफ हो जाएंगे और क्या करेंगे? अंग का साथ दे देंगे। इसीलिए अंग को मगध साम्राज्य में मिलाने के पूर्व बिंबिसार ये चाहता है कि वो कौशल और अवंती दोनों को मगध साम्राज्य का दोस्त बनाया जाए। तो कैसे बनाया जाए? तो इसने जो है वो क्या है कि पहली जो नीति है उसको मैट्रिमोनियल पॉलिसीज कहा जाता है। उस वैवाहिक नीति का पालन करते हुए उसने क्या किया कि उसने कौशल को जीतने की कोशिश की। और कैसे? मगध महाजनपद के शासक बिंबिसार ने कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोसला देवी के साथ उसने शादी कर ली, ठीक है। महाकोसला देवी के साथ जब बिंबिसार ने शादी कर ली तो इसके दामाद हो गए। तो इसका देखिए फायदा क्या हुआ, ये ध्यान रखिएगा, कौशल नरेश ने महाकोसला देवी की शादी न सिर्फ बिंबिसार से की बल्कि काशी जो इसके नियंत्रण में इस समय तक आ चुका था वो काशी भी मगध के शासक बिंबिसार को दहेज के रूप में प्रदान कर दिया। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अब मगध जब इस पर हमला करेगा तो क्या कौशल इसका साथ देगा? नहीं देगा, पहली बात, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ कि अगर मगध इस पर हमला किया और किसी कारणवश अगर मगध की स्थिति खराब हो जाएगी तो क्या कौशल ऐसा चाहेगा कि उसका जो दामाद राज्य है वो राज्य जो है वो क्या है कि किसी तरह से कमजोर पड़े? तो वो क्या करेगा? अपने सैन्य बल से भी इसका सहयोग करेगा।
तीसरा फायदा क्या हुआ कि कौशल नरेश ने क्या किया, महाकोसला देवी के साथ साथ काशी शहर भी दहेज में दिया। और काशी की जो अवस्थिति है गंगा के किनारे, वो व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जो है स्थल हुआ करता था। क्यों, रीजन क्या था, उस समय स्थल मार्ग का मतलब उतना बोलबाला नहीं था, नदी मार्ग से ही व्यापार वाणिज्य जो है वो क्या है कि हुआ करते थे। तो नदियों के किनारे स्थित कोई शहर, वो भी महत्वपूर्ण शहर, काशी शहर ऐतिहासिक शहर, दुनिया का ओल्डेस्ट जो है सिटीज में से एक शहर था, उसने जो है वो क्या है कि वो जब मगध को मिल गया तो मगध की आर्थिक स्थिति भी जो है वो काफी अच्छी हो गई। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और महावज्ञ नामक एक प्रसिद्ध जो है कह सकते हैं कि ग्रंथ के अनुसार मगध के शासक बिंबिसार की 500 रानियां थी, ठीक है ना। और मैट्रिमोनियल, अब ये एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन उसने कई शादियां इसलिए की ताकि जो है वो क्या है कि वो उन सारे राज्यों का विश्वास जीत सके। तो कैसे जीता आपने देख लिया ना, बिंबिसार ने, उसने कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोसला देवी के साथ शादी की। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण जो है और भी जो है वो कौन हो जाएगा, महाजनपद वज्जी। वज्जी महाजनपद का जो प्रधान था वो वैशाली का लिच्छवी वंश था। तो लिच्छवी वंश की पुत्री जो है चेटक, लिच्छवी वंश का शासक जो है चेटक, चेटक की जो पुत्री थी चलना या छलना, उससे शादी बिंबिसार ने किया, ठीक है। तो बिंबिसार ने शादी जब वज्जी महाजनपद के शासक से की जो है कह सकते हैं पुत्री से कर ली, तो वज्जी का भी विश्वास जीतने में सफल रहा। और वज्जी महाजनपद को जीतने मतलब जो है इसके विश्वास जीतने का लाभ ये हुआ कि मगध महाजनपद का उत्तर की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों का एक प्रकार से क्या हो गया, अंत हो गया। और इसी प्रकार मगध के शासक बिंबिसार ने मद्र देश की राजकुमारी खेमा या क्षेमा से की थी शादी, जो उसकी प्रिय रानी थी। और मद्र देश की राजधानी, मद्र देश की राजकुमारी से जब बिंबिसार की शादी हो गई तो इसका एक लाभ यह मिला कि इसके माध्यम से मगध अवंती को जो है वो घेर सकता था। इधर से ये जो है प्रेशर बनाता, इधर से ये प्रेशर बनाता। तो अवंती जैसा जो पावरफुल शासक है, पावरफुल राज्य जो मगध महाजनपद का सबसे बड़ा अवरोध है, उसको पटरी पे लाने के लिए, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए मद्र देश की राजकुमारी से शादी करने के बाद उसका जो उसकी जो ताकत थी, उसकी जो व्यूह थी, व्यूह रचना, वो और भी पावरफुल हो गया। क्योंकि मगध अवंती मगध जो है वो क्या है कि मद्र देश के साथ मिलकर अवंती पर प्रेशर जो है बना सकता था। तो इसके बाद जो है तो क्या हुआ, कौशल का विश्वास जीत लिया। तो जो मैट्रिमोनियल पॉलिसीज है बिंबिसार के, और इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार आईएएस में यह सवाल पूछा गया मेंस में, बिंबिसार की वैवाहिक नीतियां, मैट्रिमोनियल पॉलिसीज ऑफ बिंबिसार, कि बिंबिसार ने उस मैट्रिमोनियल पॉलिसीज के थ्रू जो है किस तरह से अपने साम्राज्य के विस्तार की जो उसकी नीति थी, उस नीति को उसने मजबूती प्रदान की, ठीक है। तो ये अपने आप में जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए बच गया कौन, ठीक है। इसने जो है वो क्या है कि मद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर इसके घेरेबंदी तो कर लिया था, लेकिन यहां पे इस बात को समझना है कि अवंती, मगध अवंती के शासक चंड प्रद्योत, उसका भी विश्वास जीतने के लिए उसने क्या किया, एक भिन्न नीति का पालन किया। और वो क्या था कि ये ध्यान रखिएगा, अवंती का शासक इस समय, अवंती का शासक जो था वो था चंड प्रद्योत, ठीक है। वो शासक चंड प्रद्योत था जो बहुत ही पावरफुल शासक था, और अवंती के लिए सबसे बड़ा रोड़ा यही था। तो चंड प्रद्योत का विश्वास, उसे मगध के शासक बिंबिसार को लगता था कि अगर हम इस पर हमला डायरेक्ट करेंगे अंग पर, तो ये चंड प्रद्योत जो है इसमें जरूर कूदेगा हमारे अगेंस्ट में, और वो अंग महाजनपद को साथ दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मगध के शासक बिंबिसार ने क्या है कि वो सोच ही रहा था कि कैसे इसके विश्वास को जीता जाए, अवंती के विश्वास को। तब तक क्या हुआ, चंड प्रद्योत जो है पीलिया रोग से ग्रसित हो गया। और हमने आपको बताया था कि बिंबिसार का जो राज वैद्य था, उस राज वैद्य का नाम क्या था, जीवक, ठीक है। बिंबिसार का राज वैद्य जीवक था, जो राजगृह की प्रसिद्ध गणिका शालवती का पुत्र था, जो प्रसिद्ध जो है वैदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य था, और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा था। तो बिंबिसार ने देखा कि चंड प्रद्योत पीलिया रोग से परेशान है, उसने जो है बिना किसी सूचना के उसने जीवक को चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेज दिया। जीवक ने जो है वो क्या है कि चंड प्रद्योत को उस गंभीर बीमारी से मुक्ति प्रदान कर दी। तो जाहिर सी बात है, बिंबिसार ने भेजा चंड प्रद्योत के इलाज के लिए, तो चंड प्रद्योत ने पूछा होगा ना जीवक को कि भाई किसने तुम्हें भेजा,
तो उसने बताया होगा कि भाई हमें बिंबिसार ने भेजा है। तो चंड प्रद्योत को ये लगा कि हमारी मुश्किल के घड़ी में जब हमारी तबीयत खराब थी तो बिंबिसार ने जीवक को भेजकर मेरा इलाज कराया। यानी इसके मन में, इसके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अंग के लिए जो है, सॉरी मगध के लिए या बिंबिसार के लिए एक सकारात्मक, एक भावनात्मक जो है वो क्या है कि एक लगाव पैदा हुआ। और इसलिए जब चंड प्रद्योत का विश्वास जीत लिया तो इस प्रकार क्या हुआ कि मगध के शासक बिंबिसार ने कौशल को, इसके बाद अवंती का जब विश्वास जीता तो इसके बाद आक्रामक नीति का पालन करते हुए अंग पर आक्रमण किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया और पराजित करके जो है उसने क्या किया, अंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और इस तरह से इस बात को समझिएगा कि इस तरह से बिंबिसार के द्वारा अंग विजय के साथ ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमने आपको जो है मतलब सूचना दी, इंफॉर्मेशन दिया, तथ्य बताए कि बिंबिसार ने अंग की विजय करके मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की प्रक्रिया की शुरुआत की। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु का क्या योगदान रहा। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि अजातशत्रु इसने सबसे पहले देखिएगा कि इसने बिंबिसार की क्या की थी, हत्या की थी। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो बिंबिसार की जब हत्या कर दी तो बिंबिसार की शादी जो है कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोसला देवी के साथ हुई थी। ठीक है, महाकोसला देवी के साथ हुई थी और साथ में उसे क्या है, काशी शहर दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है, उस समय कौशल का शासक था प्रसेनजीत और प्रसेनजीत की ही बहन हुआ करती थी महाकोसला देवी। ठीक है, तो जब आपने बिंबिसार की हत्या कर दी तो ये प्रसेनजीत की जो बहन महाकोसला देवी है वो क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी। और विडो हो जाएगी तो इसलिए प्रसेनजीत ने क्या किया, अजातशत्रु से ये कहा कि आपको जो काशी शहर दहेज में दिया गया था वो कृपया कर हमें दे दीजिए। ठीक है, अजातशत्रु को ये बात जो है वो क्या है कि नागवार गुजरी। और इस बात को समझ लीजिए कि बिंबिसार ने भले ही अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, लेकिन बिंबिसार की ही तरह अजातशत्रु भी जो है एक ताकतवर शासक था, एक दूरदर्शी शासक था। और इसलिए उसने क्या किया कि कौशल नरेश प्रसेनजीत के इस दावे का विरोध किया और उसके बीच में युद्ध हुए, मतलब क्या सकते हैं संघर्ष हुए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि दोनों के बीच संधि हो गई। संधि जब हो गई तो प्रसेनजीत ने ना सिर्फ काशी पर अपना दावा जो है वो कह के छोड़ दिया, बल्कि अपनी पुत्री वजीरा की शादी भी जो है उसने अजातशत्रु से कर दी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तभी से एक प्रकार से ये कह सकते हो कि कौशल क्षेत्र पर, और काशी तो अब मगध साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा हो ही गया, लेकिन कौशल पर भी किसी ना किसी रूप में जो है मगध महाजनपद का नियंत्रण जो है वो कह के स्थापित हो गया। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि इसने जो है वज्जी महाजनपद, ठीक है, वज्जी महाजनपद को जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, और वज्जी महाजनपद के बारे में बताया था कि यह 8 राज्यों का संघ था, इसलिए इसे जो है ग्रंथों में अठकुलिक कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, अठकुलिक कहकर पुकारा जाता है। तो ये 8 राज्यों का संघ था। अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद की स्थिति जो है ये देखिए, ये वज्जी महाजनपद है। ठीक है, थोड़ा छोटा है, लेकिन यहां पर जो है इस बात को देखिएगा कि वज्जी महाजनपद जो है वो क्या है कि यहां पे था। और अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि उत्तरी क्षेत्र से मगध महाजनपद को अब किसी तरह की कोई जो है डर या भय नहीं रह गया। तो यहां पे देखिए 8 राज्यों का संघ था अठकुलिक। कैसे मिला है ये भी समझिएगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात यहां पर यह समझिएगा कि बिंबिसार ने वज्जी महाजनपद में वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेल्लना या छल्लना से शादी की थी। ठीक है, चेल्लना या छलना से शादी की थी। ठीक है, और इससे इसके 2 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, हल तथा बहल की। ठीक है, हल बहल क्यों याद रखना भी पता चलेगा आपको। ठीक है, कि अब यहां पे देखिए कि ये वज्जी महाजनपद है वो 8 राज्यों का संघ है और ये अपनी एकता की वजह से फेमस था।
ठीक है, अपनी एकता की वजह से फेमस था। और महात्मा बुद्ध ने इसे इस बात का वरदान दिया था कि जब तक आप अपरिहार्य, ठीक है, अपरिहार्य धम्म नीति का पालन करेंगे, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। फिर से एक बार समझिए, वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का संघ था, इसीलिए इसे समकालीन ग्रंथों में अठकुलिक कहकर भी पुकारा जाता है। यह महाजनपद प्राचीन काल में अपने अपरिहार्य धम्म, अपरिहार्य धम्म का मतलब हो गया कि जो अपनी एकता के लिए, जो अपनी जो है कह सकते हैं संगठन के लिए, जो आपसी सद्भाव के लिए जो है जाना जाता था, और सबका आपसी लगाव की वजह से ही वज्जी महाजनपद का कभी कोई बिगाड़ नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध ने यहां तक कि इस वज्जी महाजनपद को इस बात का मतलब कह सकते हैं कि उनको आशीर्वाद दिया था कि जब तक आप अपरिहार्य धम्म का, यानी आपसी जो एकता है, उस एकता का जब तक आप पालन करते रहोगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता है। लेकिन अजात शत्रु जो है वज्जी को जीतना चाहता था, क्योंकि पड़ोस में जो है शक्तिशाली किसी राज्य के वजूद को अजात शत्रु स्वीकार करना नहीं चाहता था। और इसी वजह से वो क्या है कि वज्जी महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ये सब अपनी आपस में जो मजबूत जो एकता थी उसकी वजह से जाना जाता था, और जब तक ये एकता बनी रहती, अजात शत्रु के लिए वज्जी महाजनपद को मिलाना आसान काम नहीं था। इसीलिए अजात शत्रु ने क्या किया, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अजात शत्रु ने वस्कार तथा सुनिध नामक अपने 2 मंत्री को जो है वो क्या है कि वज्जी महाजनपद में भेजा, और उससे ये कहा गया था कि आप उसमें फूट डाल कर आएंगे। और ये दोनों गए और वहां पर कुछ ऐसे उपाय का पालन किया कि उसने वहां पर जो है फूट डलवा दी, और जैसे ही फूट जो है पड़ी वहां पर, वैसे ही वो कमजोर हुआ। अजात शत्रु ने कार्रवाई करके वज्जी महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विजय थी, क्योंकि अजात शत्रु ने वज्जी महाजनपद की विजय हासिल कर मगध महाजनपद की जो उत्तरी सीमा थी, जो वज्जी महाजनपद की वजह से कभी खतरनाक हो सकती थी, उसको उसने क्या किया, उसने उसको जो है रोक लिया, उसको जीत लिया। और एक बात और समझिएगा कि अजात शत्रु के द्वारा, हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि वास्तव में कौटिल्य जो है, इस बात को समझिएगा कि प्राचीन काल में वैशाली का लिच्छवी वंश था। और हमने आपको बताया कि ओल्डेस्ट जो एग्जाम्पल माना जाता है रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। तो इस बात का यहाँ पर जो है तात्पर्य ये हो गया कि अजात शत्रु ने जब वैशाली को या वज्जी महाजनपद को, और उसके बाद मल्ल को भी, पड़ोस में था, मल्ल को भी जीत लिया। तो जब जीत लिया तो यहीं से गणतंत्रीय जो शासन की व्यवस्था, वैसे भी आप सोचिए 16 महाजनपद में 2 ही महाजनपद में गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी, शेष 14 में तो राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था थी। और जब इन दोनों महाजनपदों को एक ऐसे राज्य ने अपने में मिला लिया जहां पर राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था है, तो उन दोनों क्षेत्रों में भी जो है कहीं ना कहीं राजतंत्रीय शासन का असर जो है पड़ा। और यही धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था के लोप का कारण बना, और जो वर्तमान भारत में फिर बाद में जाकर जो है उभर कर सामने में आया। तो ये अपने आप पे इंपॉर्टेंट है कि अजात शत्रु के वज्जी महाजनपद को जीतने का क्या मतलब हानि और क्या लाभ हुआ। अगर हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाभ ये हुआ कि मगध महाजनपद पावरफुल हो गया, उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। और दूसरी बात, अगर हानि की बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था और मजबूत हो गई, और गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था धीरे धीरे अपना महत्व जो है वो खोने लगी थी। बाद में देखिएगा चाणक्य और कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने वंशानुगत राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था का ही समर्थन किया है। उसने गणतंत्रीय व्यवस्था का जो है की आलोचना की है। गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था का समर्थन ना तो कौटिल्य ने ना ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अजात शत्रु। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि अजात शत्रु से संबंधित यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं कि वज्जी महाजनपद के साथ युद्ध के दौरान अजात शत्रु ने 2 विशेष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया था, और वो विशेष प्रकार का हथियार है रथ मूसल और महाशिला कंटक। ठीक है, रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे
दो विशेष प्रकार के हथियारों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध था। अजात शत्रु, रथ मूसल जो है एक प्रकार से मतलब महाशिला कंटक होता था, इससे दुश्मनों के क्षेत्र में जो है बड़े बड़े चट्टानों को जो है प्रोजेक्ट किया जाता था। रथ मूसल जो है एक प्रकार से रथ होता था जिसके जो है पहियों में गदा लगा होता था और दुश्मनों के क्षेत्र में जब दौड़ता था तो उस गदे से दुश्मन सैनिकों को लहूलुहान करता हुआ, घायल करता हुआ वो निकल जाता था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए अजातशत्रु और बिंबिसार की कहानी समझ में आ गई और दोनों के समय में राजगिरी मगध की राजधानी थी। ठीक है, दोनों के समय में राजगिरी मगध की राजधानी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और राजगृह के बारे में ध्यान रखना है कि राजगृह जो शहर है इसकी जो राजभवन था, ठीक है ना, और राजगृह शहर का भी वास्तुकार की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ चुका है। वो महागोविंद नामक एक व्यक्ति जो है वो आर्किटेक्ट था, उसी ने राजगृह के पैलेस या महल को जो है उसने जो है उसकी डिजाइन तैयार की थी, उस शहर का एक रूपरेखा जो है तैयार किया था, वो आर्किटेक्ट था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, शिशुनाग। इसके बाद देखिए शिशुनाग शासक है, हमने बताया ना कि मगध में दो शासक हो गया, अजातशत्रु और बिंबिसार। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, शिशुनाग वंश में शिशुनाग के समय में क्या हुआ कि ध्यान ये रखिएगा कि अवंती का जो शासक था चंड प्रद्योत की डेथ हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई और वहां पे शासक चंड प्रद्योत के बाद अवंती वर्धन बना। ठीक है, अवंती वर्धन जो है वो क्या कि वहां का शासक बना और अवंती वर्धन, शिशुनाग ने क्या किया, अवंती वर्धन से उसकी हत्या करके अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी शिशुनाग की। इसको याद रखिएगा कि वो मगध महाजनपद के लिए सबसे बड़ा जो अवरोध उत्पन्न किया था वो अवंती महाजनपद था। और क्यों किया, क्योंकि मगध के अतिरिक्त अवंती ही दूसरा ऐसा एकमात्र महाजनपद था जिसके पास लोहे के समृद्ध संसाधन मौजूद थे। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अवंती को किसने मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, तो वो हो जाएगा शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या किया कि उसने जो है वैशाली को मगध साम्राज्य का हिस्सा राजधानी बनाया कुछ समय के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने किसको जीता, कलिंग को। ठीक है, इसको जो है यहां पे समझिए, शिशुनाग ने दो काम किए, वैशाली को राजधानी बनाया और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, वैशाली को राजधानी बनाया और दूसरा हो जाएगा कि उसने जो है अवंती को मिलाया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। और एक बात और समझिएगा कि जो हमने आपको नेक्स्ट बताया, नंद वंश में महापद्मनंद ने किसको जीता, कलिंग को। ठीक है, कलिंग को जीता और फिर क्या हुआ, एक राट शासक कहलाया भारत का, एक राट शासक जो पूरे भारत एक जो है। लेकिन उस समय पूरे भारत में सुदूर दक्षिण नहीं था, अशमक के बाद कोई नीचे का महाजनपद था ही नहीं था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर मगध के बाद का देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में और या ईस्ट के क्षेत्र में तो कोई और क्षेत्र नहीं था। नॉर्थ वेस्ट में गांधार कंबोज का क्षेत्र था। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कलिंग को, ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक बार ये सवाल आया था कि अशोक के कलिंग विजय के पूर्व कलिंग मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था और उस समय बनाने का श्रेय किसको जाता है, महापद्मनंद को। लेकिन अशोक को फिर से जीतना पड़ा, तो इसका मतलब यह हो गया कि महापद्मनंद के बाद के मौर्य वंश मगध के शासकों में कहीं ना कहीं किसी शासक के समय में कलिंग मगध साम्राज्य से बाहर निकल गया था, इसलिए अशोक को कलिंग को जीतना पड़ा। लेकिन फिलहाल यहां पर सवाल यह है कि सम्राट अशोक, सब लोग जानते हैं अशोक ने एकमात्र युद्ध कलिंग का युद्ध किया, कलिंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मगध साम्राज्य का हिस्सा इसके पहले भी कलिंग को बनाया जा चुका था, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ। किसने बनाया था, महापद्मनंद ने बनाया था। ठीक है, और उसके बाद कभी ना कभी कलिंग मगध साम्राज्य से निकल गया और इसलिए अशोक को फिर से उसे जीतना पड़ा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है बात हो जाएगी महापद्मनंद। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कलिंग को महापद्मनंद ने जीता था, इसकी जानकारी क्या है कि खारवेल के ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में दी है। ठीक है, खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया है
कि नंद वंश के एक शासक ने कलिंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया और यहां से जब जाने लगा तो उसने जिनसेन की मूर्ति को ले गया और यहां पर उसने एक नहर का भी निर्माण कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है कि कलिंग को किसने जीता या फिर कलिंग की जिनसेन की मूर्ति को कौन उठाकर मगध ले गया या कलिंग में किसने नहर का निर्माण कराया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा महापद्म नंद हो जाएगा। ठीक है, और यहां इस बात को समझिएगा कि वाकई ये सारी चीजें हैं कि अभी हमने आपको जो है ये बताया बिंबिसार ने अंग को जीता, अजातशत्रु ने काशी और साथ में जो है वैशाली को जीता या लिच्छवी को जीता। इसके बाद हमने आपको बताया शिशुनाग ने अवंती को जीता। उसके बाद हमने आपको बताया महापद्मनंद ने कलिंग को जीता। इसके अतिरिक्त जो अन्य महाजनपद है उसको किसने जीता इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एक संभावना यह व्यक्त की जाती है कि चूंकि मगध भी पावरफुल शासक था, राज्य था, इसी प्रकार जो है कौशल भी था, इसी प्रकार अवंती भी था, तो उसने भी तो कुछ ना कुछ क्षेत्र जीते होंगे ना। कौशल भी कुछ ना कुछ क्षेत्र जीता होगा, मगध जीता ही होगा। तो जैसे ही कौशल मगध साम्राज्य का हिस्सा बना, जैसे ही अवंती मगध साम्राज्य का हिस्सा बना, तो अवंती ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता होगा वो सारे क्षेत्र भी तो मगध के हिस्से बन गए। ठीक है, तो यही हुआ होगा, इसलिए स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय यानी कि मौर्य वंश के पहले तक मगध महाजनपद में 14 महाजनपद तो शामिल हो गया था, लेकिन गांधार और कंबोज मगध साम्राज्य का हिस्सा नंद वंश के समय तक नहीं बन सका था। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और क्यों नहीं बन सका? क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि एक तरफ जहां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मध्यवर्ती इलाके में मगध साम्राज्य की बुनियाद रखी जा रही थी, उसी समय फारस के शासक डेरियस प्रथम के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर भारत में ईरानियों का आक्रमण हो रहा था, फारसियों का आक्रमण हो रहा था। और हमने आपको बताया कि जब भी सवाल आपसे ये पूछा जाए कि विदेशियों में सबसे पहला आक्रमण जो है, बाह्य आक्रमणकारियों में सबसे पहला आक्रमण हिंदुस्तान पर किसका हुआ? फारसियों का हुआ या ईरानी का हो गया। ठीक है, या फिर यूनानियों का या फिर शकों का या पहलवों का, कुषाणों का, तो इसका सही जवाब होगा ईरानियों का। और ईरानियों का आक्रमण हुआ डेरियस प्रथम के नेतृत्व में, और उसने क्या किया था कि गांधार और कंबोज को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो गांधार कंबोज नहीं मिल पाता, लेकिन फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बनता है तो उसके जो है उस समय में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है, तो उसके बाद संधि होती है। तो सेल्यूकस निकेटर उस समय नॉर्थ वेस्ट के 4 इलाके देता है, एरियाना, अराकोसिया, जेडोशिया, पेरोपेमिसदाई। तो ये 4 क्षेत्र जो है वो मगध को देता है। ठीक है, मगध को दे देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, तब जाके नॉर्थ वेस्ट का इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा बन पाता है। तो ये बात है, इसलिए इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि मगध महाजनपद का कैसे एक साम्राज्य के रूप में तब्दीलीकरण हुआ। ठीक है, और मगध का ही क्यों हुआ, इस बात को आपको हमने समझाया कि एक तो सबसे पहली बात कि मगध लौह संसाधन के दृष्टिकोण से समृद्ध था। दूसरा हो गया कि महान शासकों की एक लंबी श्रृंखला उसके पास मौजूद थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाएगी कि मगध जो महाजनपद है वो मगध महाजनपद अपेक्षाकृत पूर्व में था और अभी वैदिक संस्कृति के प्रभाव में नहीं आया था। ठीक है, इसलिए जो है वो अपेक्षाकृत वहां पे एक उन्मुक्त वातावरण था और सारे क्षेत्र वैदिक संस्कृति के प्रभाव में आ चुका था। तो उसमें ये कहा जाता है कि उनकी जो एक होता है ना कि कह सकते हैं कि जब आप किसी विचारधारा से जब आप ग्रसित होते हो तो एक नई विचारधारा जो आपके मन में आ सकती है वो उससे कहीं ना कहीं आप जो है वो क्या कि कुछ समय के लिए वंचित हो जाते हैं। मगध में अभी जो है अभी आर्य संस्कृति अभी बहुत मजबूत स्थिति में अभी मतलब कह सकते हैं आई हुई थी। तो अभी मगध के शासक कहीं ज़्यादा स्वतंत्र रूप से जो है सोच सकते थे और इस वजह से वो ऐसा हुआ। और इसके बाद देखिएगा कि उसकी जो दोनों राजधानियाँ थी, चाहे वो राजगिरी हो चाहे वो पाटलिपुत्र हो, वो बहुत ही सुरक्षित जगह पे थी। पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, एक जल दुर्ग के समान था। राजगिरी के बारे में बताया कि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से मगध ही एक साम्राज्य के रूप में अपने को परिवर्तित कर सका और यही इसकी उपलब्धि थी। तो फिलहाल यही है मगध महाजनपद की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। फिर हम एक नए वीडियो के साथ अगले समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।